बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिसीजेज़ के। हार्ट की वो डिसीजेज जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिसीजेज़। अब इन्फ्लेमेशन जब भी होती है यहाँ पे, तो आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन में मेन रोल किस चीज़ का होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किल करने की कोशिश करता है किसी भी पैथोजन को या आउटसाइड फॉरेन बॉडी कोई भी किस्म की आई है जो बॉडी को लगता है कि ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो उसके रिस्पांस में जो एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। बाकी फिर इसके साइंस आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, रेड कलर हो जाता है, पेन वगैरह, ठीक है, वार्मनेस, तो ये सब कुछ अलग से होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि उनका काज क्या है और कितने उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंडोकार्डाइटिस को, ठीक है। द फर्स्ट डिसीज हेयर वी हैव एंडोकार्डाइटिस। सो नाम से ज़ाहिर है कि ये जो हमारे पास डिसीज़ है या ये जो हमारे पास सिंड्रोम है, डिसऑर्डर है, ये किस वजह से होगा, किस में होगा किस वजह से। आइटिस मीन के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एंडोमीन, उसकी जो लेयर है कार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम लेयर के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, जिस भी पैथोजन की वजह से होगी, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन मीन्स के एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एंडोकार्डाइटिस, ओके। अब हम इसकी साइड्स देखते हैं कि कौन कौन सी साइड्स पे जो है ना एंडोकार्डाइटिस हमारे पास होता है, ठीक है। मीन के एंडोकार्डियम की कौन कौन सी साइड्स पे हो सकता है या उसके अलावा कौन कौन सी साइड्स पे हो सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले साइड्स में आते हैं हमारे पास हार्ट की वाल्व्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर आते हैं हमारे पास कोर्डाई टेंडिनाई, ठीक है, इनके अंदर भी एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। और आता है हमारे पास ऑब्वियसली म्यूरल एंडोकार्डियम, ठीक है। ये हमारे पास कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर, कुछ साइट्स हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पर हमारे पास एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, ठीक है। अब ऐसी साइट्स जो कि इनके अलावा होंगी, मीन्स कि जो हमारे पास साइंस और सिम्टम एक तरह से शो करेंगी, तो वो हम यहाँ पर साइड लिख लेते हैं कि वो कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ इस बंदे को एंडोकार्डाइटिस है या नहीं है, ठीक है। तो साइट्स other than heart showing ठीक है, मीन्स कि वो साइट्स जो हार्ट के अलावा किसी जगह पे मौजूद है और जिनको हम साइंस या सिम्टम समझकर इस डिसीज़ की डायग्नोसिस में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं उनमें हमारे पास जेनवे लेयंस, ठीक है। अब जेन वेलेंस क्या होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास छोटे छोटे से वैक्यूल टाइप्स बन जाते हैं हेमोरेजिक, जिनके अंदर हमारे पास ब्लड मौजूद होता है। ये अक्सर ऐसी प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पर हमारे पास सेंसिटिव एरियाज, जैसे कि हमारे पास पाम हो गया, हमारे पास जैसे कि सोल हो गया, जैसे कि हमारे पास फिंगर टिप्स हो गए, तो इन जगहों पर मौजूद होता है, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि ये होते हैं हमारे पास हेमोरेजिक वैक्यूल्स, ठीक है। और किस जगह पे होते हैं ये मौजूद होते हैं हमारे पास
palm of the hand, sole of the feet and fingers। ठीक है, तो ये लेजेंड हमें शो कराते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ हो चुकी है, डिपोजिशन हो चुकी है एक तरह से। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकंड जो है इसका साइट्स हैं जो कि सिम्टम शो करते हैं, वो है हमारे पास ओस्लर नोड्स। ठीक है, तो ओस्लर नोड्स जो है हमारे पास ये भी लेजेंड होते हैं, मगर ये किस वजह से होते हैं, मतलब किस वजह से बनते हैं, यहाँ पर हो जाती है जो हमने कहा था ना कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की जो होता है वो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, तो यहाँ पर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाती है। जिसके नतीजे हमारे पास नोड्स बनते हैं छोटे छोटे। अब ये कौन से साइट्स पे होते हैं, तो इनकी भी जो मेन साइट्स है वो हैंड एंड फीट पे। ठीक है, हैंड एंड फीट मोस्ट कॉमन साइट्स जिन पे हम देख सकते हैं, इनको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं कि ये पार्ट्स पे जो है ना हमारे पास ओजलर नोड्स मौजूद हैं या जेनवे लेजन मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और होते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिंटर हेमोरेजेस। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास छोटे छोटे से ब्लंट टाइप रेड स्पॉट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड की वजह से ही होता है, और इनकी जो लोकेशन है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास नेल्स के अंदर, फिंगर नेल्स के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास नेल बेड मौजूद होता है ना, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रेड स्पॉट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्प्लिंटर हेमोरेजेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और भी साइट है जिसको हम क्या कहते हैं, पोली माइग्रेटली आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस आइटिस है, ये भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन की वजह से है, तो यहाँ क्या होगा, सेम रीज़न होगी यहाँ पे हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन, जिसके नतीजे में हमारे पास कौन सा एरिया इफेक्टेड होगा, ऑब्वियसली जॉइंट्स वाला। ओके, फिर एक है जो कि डिफरेंशियल डायग्नोस में नहीं हो सकता क्योंकि वो और भी बहुत सारे डिसीज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं रोथ स्पॉट्स। ठीक है, रोथ स्पॉट्स ये क्या होते हैं, हमारे पास रेडिश स्पॉट्स होते हैं, जैसे गुफा ऐसा फील होता है जैसे कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो चुकी हैं। ठीक है, ये किस जगह पर होते हैं, हमारे पास आइज़ में होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास ये साइंस होते हैं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ इसी के केस में नहीं होते, और भी बहुत सारे डिसीज़ में होते हैं, तो इसलिए हम डिफरेंशियल डायग्नोस में नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, ऑब्वियसली हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है, पैथोजन की वजह से एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, टीक्स विल बी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, उनका ब्लड टेस्ट करेंगे, कल्चर करेंगे। अगर हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमारे पास पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि एंडोकार्डाइटिस हमारे पास कंफर्म हो गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और डिसीज़ हमारे पास जिसे हम कहते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये हमारे पास है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। अब इसकी जो हमारे पास इटियोलॉजी, इसकी जो काजेज हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियाज कर सकते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन एक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास
स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन। ठीक है, इसमें से भी जो इसकी फर्दर क्लास है वो है अल्फ़ा हेमोलिटिक वाली, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन जो है हमारे पास, ये क्या करते हैं, हमारे पास सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कराते हैं। ठीक है, एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करा देता है। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, एंटी सीडोमोनल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिक्स नहीं होगा, हमारे पास मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसको फॉल्स स्ट्रक्चर के लिए हम इसकी वजह से यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करेंगे, एंटी सीडोमोनल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सेकेंड काज इसके है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बोवेस हमें कहाँ मिलता है, ये हमारे पास कोलोन में मौजूद होता है, मगर एज आ हमारे पास नॉर्मल सिम्बियोंट यूज़ होता है। ठीक है, फ्लोरा है जो हमारे ह्यूमन का, वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। मगर कभी कभी जब इसको फ़ायदा मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन के नतीजे में ये इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। ठीक है, तो ये कोलोन से जाता हुआ ब्लड में जाता है, ब्लड से जाता हुआ ऑब्वियसली आपको पता है हार्ट तक पहुँचेगा, तो वहाँ पर जाके फिर ये क्या करा देता है, हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन इसकी स्टार्ट करा देता है एंडोकार्डियम की। ठीक है, थर्ड है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। ठीक है, ठीक है, ये अब अक्सर हमारे पास तब मौजूद होते हैं जब हमने कोई जो हमारे पास वाल्व्स अगर डैमेज हो गए थे पिछली बार, तो हमने उनको चेंज करा है। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास वाल्व रिप्लेस हो गए, आर्टिफिशियल वाल्व हमने लगा दिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो प्रोन है वो कौन से वाल्व्स है हमारे पास, वो है हमारे पास माइट्रल वाल्व्स। ठीक है, और एओर्टिक वाल्व्स। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई ड्रग एडिक्ट पर्सन है तो ट्राइकस्पिड वाल्व ज़्यादा इफेक्टेड एरिया होगा उसका। ठीक है, अगर वो जो हमारे पास ड्रग एडिक्ट नहीं है तो माइट्रल और एओर्टिक, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाल्व जल्दी डैमेज हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एंडोकार्डाइटिस सब एक्यूट है या एक्यूट है, इसकी असल में पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम उसके 3 स्टेप्स में जाएंगे। ठीक है, हम इधर इसके स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी कि इस बीमारी की पैथोजेनेसिस कैसे है, और ये बीमारी कैसे जो है ना फैल रही है, कैसे ये बीमारी काज हो रही है। ठीक है, ये सारा हम इसमें स्टडी करें। तो इसके हमारे पास मेन 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि एडहेरेंस प्रिपरेशन। ठीक है, थोड़ा नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। एडहेरेंस प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्डियक के वाल्व्स हैं, ठीक है, माइट्रल वाल्व हो गया, जो भी वाल्व है, एओर्टिक वगैरह, ट्राइकस्पिड वगैरह, ठीक है, उनके क्या होती है एडहेरेंस के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबसे पहले होता है हमारे पास डैमेज। ठीक है, जब उस एरिया पे डैमेज हो गए, डैमेज के नतीजे में क्या होगा कि जो एंडोथीलियम लेयर है वहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी। मीन्स कि उसकी रिसेप्टर वगैरह सब कुछ जो है वो अल्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसकी सरफेस ख़राब हो जाएगी। ठीक है, सरफेस वगैरह उसकी ख़राब हो जाएगी। अब क्या करेगा, वो रिसेप्टर शो करना शुरू कर देगा। अब वो रिसेप्टर जो है शुरू तो इसने इसके लिए नहीं किए थे ना कि एंटी हमारे पास जो ये पैथोजन है ये अटैच हो जाए, बल्कि उसने तो अपनी इंजरी को हील करने के लिए शो किए थे। मगर इस रिसेप्टर को क्या बाइंड कर जाएंगे, जो हमारे पास पैथोजन्स आ गए हैं बाहर से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, एथेशन ऑफ पैथोजन। मीन्स कि अब पैथोजन को हमारे पास एडहेरेंस प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं।
तो उनकी प्रिपरेशन के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास रिसेप्टर शो हो गए हैं। अब रिसेप्टर जब शो हो गए हैं तो ये फुली प्रिपेयर्ड है किस चीज़ के लिए, अटैचमेंट के लिए, ठीक है। अब इस अटैचमेंट को कैसे वो अटैच कराएंगे, हम जो हमारे जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अटैच होंगे, ठीक है। तो उनमें से अटैच होने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी हमारे पास, एडहेरेंस प्रिपरेशन, ठीक है। जब तक एडहेरेंस प्रिपरेशन नहीं होगी तब तक जो है ना हमारे पास कोई भी वहाँ पर मालिक्यूल्स अटैच नहीं होगा, ठीक है, जो भी हमारे पास पैथोजन वगैरह आया हुआ है। अब पैथोजन अटैच करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी, एडहेरेंस की प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब सबसे पहले क्या होंगे हमारे पास, जो मतलब जितना कोई भी पैथोजन आया हुआ है उसकी होगी एडहेशन, ठीक है। और एडहेशन सबसे जो मतलब स्ट्रांगली किस चीज़ के साथ होती है, फिब्रिन प्लेटलेट मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्यों आएगा यहाँ पे, इसको हील करने आया था, मगर उसका गलत इस्तेमाल हो गया, पैथोजन ने गलत इस्तेमाल कर लिए, किसके लिए, अपनी एडहेशन के लिए, ठीक है। और प्लेटलेट मैट्रिक्स में ज़्यादातर जो आते हैं हमारे पास डेक्स्ट्रैन और ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह कॉमनली जो है ना इनके मतलब फेवरेट हैं पैथोजन्स के। इनके साथ एडहेशन के बाद वो क्या करेंगे, कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, मीन की अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देंगे, एक किस्म की रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डिवीजन, फिर चाहे वो बाइनरी फ्यूजन है, जो भी तरीके मल्टीपल फ्यूजन है, जिस तरीके से भी वो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देगा उस जगह पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। थर्ड स्टेप, जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, उसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ इन्फेक्शन। कि वो इन्फेक्शन अभी जो है ना कैसे आगे प्रोपगेट करेगा, मज़ीद वो कैसे जो है ना वो बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, या बॉडी फंक्शन जो है उनको वो डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, देखें, जब हमारे पास बॉडी में ये चीज़ आ जाएगी कि कोई भी पैथोजन आ गया है, तो WBC अलॉन्ग विथ प्लेटलेट्स क्या करेंगे, इस जगह पर पहुंच जाएंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि मोटेक्सिस के प्रोसेस से वो माइग्रेशन करते हैं। अच्छा, माइग्रेट करने के बाद वो क्या करेंगे कि जो भी पोर्शन अफेक्टेड होगा उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, अफेक्टेड पोर्शन इज डिस्ट्रॉयड। तो जब अफेक्टेड पोर्शन जो हमारे पास है वो डिस्ट्रॉयड होगा तो वहाँ पर क्या बनेंगे, थ्रोम्बस, क्लोटिंग, ठीक है, क्लोटिंग हो जाएगी ना उस जगह पे। और थ्रोम्बस के नतीजे में इंजरी काज होगी तो फिर अगेन साइकिल यही वाला कंटिन्यू रहेगा। और इस तरह से उस जगह क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल ओवरव्यू था, ठीक है, ये हमने ज़्यादा इसको डीप स्टडी नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जनरल ओवरव्यू था कि किस तरह से जो है ना यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एडहेरेंस प्रिपरेशन होगी, मीन्स की जो भी पैथोजन आ रहा है वो अपने लिए प्रिपरेशन करेगा कि वहाँ पर एडहेर हो सके या ना हो सके, ठीक है। अगर तो कोई इंजरी नहीं होती है तो ये पॉसिबल नहीं है इतनी आसानी से कि वो एडहेर हो सके, ठीक है। और अगर कोई इंजरी है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सस्केप्टेबल हो जाएगा वो पोर्शन, और वो बहुत ईजीली जो है ना जो भी हमारे पास बाहर से आए हुए हैं पैथोजन उनके हमले का शिकार हो सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब जब एक दफ़ा प्रिपरेशन हो गई है फिर होगी पैथोजन की एडेशन, पैथोजन वहाँ पर जाके एडेसिवनेस करेंगे, वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उनके उसके बाद वो क्या करेंगे, अपनी कॉलोनी को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। कॉलोनी के इंक्रीज़ होने की वजह से WBC आ जाएंगे यहाँ पर कीमोटेक्सिस मूवमेंट के ज़रिए, ठीक है, डायपेटिसिस, कीमोटेक्सिस, और प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। आप ये क्या करेंगे, जो अफेक्टेड पोर्शन होगा उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि अफेक्टेड पोर्शन में क्या भी चीज़ मौजूद है, पैथोजन बी मौजूद है, तो बॉडी पैथोजन को भी ख़त्म करवाएगी और उस पोर्शन को भी ख़त्म करवाएगी ताकि मजीद जो है ना सेल डिस्ट्रॉय ख़राब ना हो सके, ठीक है। उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास थ्रोमस बनेंगे, क्लॉट्स बनेंगे, और ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, जिसको हम क्या कह देंगे, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कि जो हमारा इम्यून सिस्टम ने ऐसा काम किया जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी, अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। फिर आता है हमारे पास रूमेटिक फीवर, ठीक है, थर्ड टाइप, एंडोकार्डाइटिस, सेबेनोकार्डाइटिस के बाद होता है हमारे पास रूमेटिक फीवर।
ये ओरिजिनली हार्ट की डिसीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये ओरिजिनली हार्ट की डिसीज़ नहीं है, बल्कि ये हार्ट के जगह को प्रोपगेट करती थी। ये डिसीज़ पहले से होती है, किसी पर्सन में अगर है तो वो हार्ट की तरफ प्रोपगेट कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि पहले हार्ट में ही मतलब इसकी जो है ना डायग्नोस होगी, ये प्रोपगेट करके हार्ट तक जाती है। फिर जिसको हम क्या देते हैं कि यूरोमेटिक हार्ट डिसीज़ है, ठीक है। ऐसा भी यूरोमेटिक फीवर है, या कि जाके यूरोमेटिक हार्ट डिसीज़ बन सकता है अगर ये हार्ट को डैमेज करेगा, ठीक है। इसका जो काज है, जो मोस्ट कॉमन है, वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिक, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ही रिलीज करेगा, ठीक है। ओटॉक्सिन जो है उसका, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओटॉक्सिन, वो क्या करेगा, लाइसिन मीन्स की हेमोलिसिस करेगा, ब्लड की जो से ब्लड सेल्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। वो भी लिख लेता हूँ कि इसके पास क्या होता है, हमारे पास कौन सा टॉक्सिन होता है। इसके पास होता है ओटॉक्सिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोलाइसिन टॉक्सिन, ठीक है। और ये क्या करता है आगे जाके फिर हेमोलिसिस, ठीक है। ये जाके आगे जाके फिर क्या काज करेगा, हेमोलिसिस काज करेगा, ठीक है। जो इसकी कॉमन इन्फेक्शन, ठीक है, अदर देन हार्ट, ये मैंने आपको कहा था कि ये ओरिजिनली बेसिकली हार्ट की डिसीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉमन इन्फेक्शन में आ जाते हैं हमारे पास कुछ इन्फेक्शन जो ये कॉमनली काज करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास एक्यूट फेरिंजाइटिस, मीन्स के फेरेंस के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करेगा, ठीक है। स्कारलेट फीवर, निमोनिया, ठीक है। तो ये इसकी कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पास स्ट्रेप्टोलाइसिन ओटॉक्सिन, अगर ये हमारे पास बॉडी में आ गए, ठीक है, और बॉडी में इन्फेक्शन काज कर रहा है, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओटॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑलमोस्ट मिमिक कर रहा होता है हार्ट वाल्व्स के, ठीक है। मीन्स की जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, जो इसका मेकअप होता है, सेम हार्ट वाल्व्स का भी होता है, ठीक है। मतलब 70-80% तक ये उसको मिमिक कर रहा होता है। तो जब भी हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे इसको किल करने के लिए, मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट इन्फ्लुएंजाइटिस है, यहाँ पे भी एंटीबायोटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हो गया, या यहाँ पे हो गया स्कारलेट फीवर में या निमोनिया में हो गया इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, तो वो जो हमारे पास आ जाएंगे एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ आ जाएंगी, ठीक है। जितने भी होंगे इन्फ्लेम रिस्पांस में जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन सेल्स हो गए हमारे पास, ठीक है, बीटा सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, सारे वो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। अब चूंकि इसका स्ट्रक्चर हार्ट वाल्व्स की तरह भी है, ठीक है, तो हार्ट वाल्व्स को भी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसको भी अटैक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होगी, ठीक है। मीन्स कि ये भी एक तरह से क्या हो गई, इन्फ्लेमेटरी हो गई, इसलिए हम इस रूमेटिक फीवर को भी इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज ऑफ हार्ट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट वाल्व्स की मिमिक्री करता है, ठीक है। मीन्स के उनका जो मेकअप होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से जो हमारे इम्यून सिस्टम में ठीक है हार्ट वाल्व्स जो को अटैक कर दिया जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास, साइंस एंड सिम्टम्स,
ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले पॉलीमाइग्रेटरी आर्थराइटिस, क्योंकि इम्यून सिस्टम की डिपोजिशन हो रही है, ठीक है। पॉली माइग्रेटरी आर्थराइटिस। फिर आ जाते हैं हमारे पास नोड्यूल्स, जगह जगह पे लम्स बने होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हार्ट मरमरिंग होगी, क्योंकि वाल हमारे पास डैमेज है, ठीक है। ट्रेमर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स हम ऑब्जर्व करेंगे। वाल्व जो है वो ओपन रहेंगे, क्योंकि डैमेज हो गया, कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो सकेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास रिगर्जिटेशन होगी, ठीक है। मीन इसके ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सिस्टोलिक S1 का हम मरमर जो है वो घोर से सुनेंगे, और अगर हमें वो मरमर सुनाई देगा तो हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा। और इसके अलावा चूंकि वाल डैमेज हो गए हैं तो वहाँ पर स्टेनोसिस भी पॉसिबल है, ठीक है। तो वाल की स्टेनोसिस भी वहाँ पर हो सकती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है हमारे पास, एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली, एंड डेवलप कंट्रीज में जो है ना लोग चाइल्ड वैक्सीनेशन भी यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। चाइल्ड वैक्सीनेशन भी वो यूज़ करते हैं इसके लिए। तो ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, रूमेटिक फीवर का, किस तरह से जो है ना ये डिसीज़ काज करता है, किस तरह से जो है ना बॉडी के अंदर ये चेंजेस लाता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं हमारे पास कि ये तो या एक्यूट फेंजाइटिस काज करता है, या स्कारलेट फीवर काज करता है, निमोनिया, मीन्स ये डिसीज़ अदर देन हार्ट काज कर रहा होता है। मगर इसका जो चूँकि जो टॉक्सिन रिलीज करता है वो हार्ट की वर्ड्स को मिमिक करता है, तो जब इम्यून सिस्टम इसको स्टॉप करने के लिए आता है तो वो ऑब्वियसली अटैक कर देता है साथ को किस चीज़ को भी, हार्ट की वाल्स को भी, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसलिए भी हम इसको इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिसीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पेरिकार्डाइटिस, मीन्स कि पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो हम कैसे मतलब डायग्नोस करेंगे या उसकी प्रोग्नोसिस कैसे होगी, डिसीज़ की पैथोजेनेसिस वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में फोर्थ डिसीज़ आ गई, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। इसकी जो अभी तक जो काज है, ठीक है, वो इडियोपैथिक है, ठीक है, अननोन है। मगर जो इसकी नॉन इटियोलॉजी है वो ये कहती है कि ये या तो काज हो सकता है वायरस की वजह से, या तो काज हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से, या तो काज हो सकता है सर्टेन ड्रग्स की वजह से, ठीक है। स्टीरॉयड ड्रग्स वगैरह हो गए, नॉन स्टीरॉयड ड्रग्स हो गए, ठीक है। इनकी वजह से नतीजे में क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो कि पेरिकार्डियम को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी नाउन एटियोलॉजी है अब तक की, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं कि जो मतलब क्लिनिकल फीचर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, डेस्ट जो हमारे पास नज़र आते हैं वो हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास सिम्टम्स हो सकती हैं, साइंस हो सकते हैं, हमें नज़र आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास जो इसकी मोस्टली काज है, ठीक है, मतलब ये मोस्टली जो काज करता है, ठीक है, मोस्ट इफेक्ट जो इसका वल्नरेबल टू द बॉडी है वो क्या है, डायस्टोलिक फेलियर, रिमेंबर दिस, डायस्टोलिक फेलियर, ठीक है। डायस्टोलिक फेलियर इसका मोस्ट क्रोनिक इफेक्ट, ठीक है, लीथल इफेक्ट है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बंदे की डेथ हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, हम इसकी थोड़ी सी मतलब ओवरव्यू इसका देख लेते हैं।
कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स और होते हैं इसके अलावा, ठीक है। क्या होता है हमारे पास कि जब इन्फ्लेमेशन हो गई पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद जो नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन सी नर्व्स होती है, फ्रेनिक नर्व जो है वो हमारे पास डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रेनिक नर्व जो हमारे पास है डैमेज हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई, कंप्रेस हो गई, तो ये क्या करेगा, पेन काज करेगा, ठीक है, ठीक है ना। इसी की तरह जो हमारे पास पेरिकार्डियम जो कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर जो मौजूद कैविटी है पेरिकार्डियल स्पेस, तो अगर ये हमारे पास डैमेज हो जाएगी तो पेरिकार्डियल स्पेस जो है, ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरिकार्डियम हमारे पास रप्चर हो गई है या फिर डैमेज हो गई है, ठीक है। अब इसके क्या होगा, पेरिकार्डियम के अंदर क्या चीज़ शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड तो बाहर चला गया, जिसके नतीजे में भी बहुत सीवियर किस्म का पेन होगा, ठीक है। पेरिकार्डियम फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अभी पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन मौजूद होगा। अब अगर कोई पर्सन है ना, तो हमने अगर फॉर एग्जांपल उसको रिलीफ देना है, ठीक है, किसी भी किस्म का, कि फ़िलहाल सर्टन टाइम के लिए, कि हमारे पास कोई मेडिकेशंस नहीं है, जगह दूर है हॉस्पिटल वगैरह से, ठीक है, तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे कि आप थोड़ा सा ले डाउन हो जाओ, ठीक है, मीन्स कि आप थोड़ी सी आगे की तरफ झुक जाओ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास कि उसकी जो पेन है वो थोड़ा सा रिलीफ उसको देगा, थोड़ा सा वो कम हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर करता हूँ कि पेन डिक्रीज करने वाली चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले है लीनिंग फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड। मिसाल अब आगे, तो आगे की तरफ वो थोड़ा सा झुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, तो हमारे पास वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न हमारे पास कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, फ्रिक्शन कम होगी, तो पेन हमारे पास कम होगा, ठीक है। मीन्स कि लीन फॉरवर्ड करने से हम इसके पेन को थोड़ा सा रिलीफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह क्या बताई है मैंने, उसकी वजह है कि वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की वजह से वो पेन उसका कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखिए जब हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो डायाफ्राम जो है हमारा वो नीचे चला जाता है, लंग्स जो हमारे हैं वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब पेरिकार्डियम के ऊपर प्रेशर आएगा तो ऑलरेडी फ्रिक्शन है, तो और फ्रिक्शन की वजह से पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपायरेशन होगी तो उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास पेन की जो सेंसेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे हम पेन को कम कर सकते हैं। अब पेन को इंक्रीज करने वाली चीज़ें क्या हैं? ठीक है, सो जाना, लेट जाना, ठीक है। लेट जाने से क्या होगा कि वेनस रिटर्न हमारे पास दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा या बढ़ जाएगा, जिसकी नतीजे में क्या होगा कि ज़्यादा फ्लूइड आएगा हार्ट के अंदर। जब फ्लूइड हार्ट के अंदर ज़्यादा आ जाएगा तो पेरिकार्डियम की फ्रिक्शन और भी बढ़ जाएगी, फ्रेनिक नर्व जो है वो और भी ज़्यादा कंप्रेस होगी, तो जिसकी वजह से पेन इंक्रीज होगा। दूसरी कौन सी केस में होगा? इंस्पायरेशन, ठीक है। सेम फिनोमेना के लंग्स जो है वो फूल जाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे पास पेन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डायग्नोस में हम क्या देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो ईसीजी के अगर हम लीड्स चेक करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, हमारे पास एलिवेशन होगी, ठीक है, ST एलिवेशन, ऑल लीड्स में, सारी लीड्स में, ठीक है, ST एलिवेशन होगी, जिसकी वजह से हम इसको डायग्नोस कर सकें कि हमारे पास फलां बंदे को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो चुका है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से वो बंदा सफ़र कर रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आ जाता है इसका, स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। इसके अलावा पेन
रिलीवर्स, ठीक है, क्योंकि उस पेन को रिलीव कर सके उस वक्त के लिए। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी में एक और डिसीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस, ठीक है, मीन्स कि द इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम, कि मायोकार्डियम के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या क्या होंगी या किस वजह से काज होगी एट्सेट्रा, ठीक है। इसकी मल्टीपल एटियोलॉजीज है, बहुत सारी एटियोलॉजीज हैं, ठीक है। वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, ड्रग्स, ठीक है, सारे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काज कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि इसकी में सिर्फ एक ही कंडीशन होगी एटियोलॉजी, नहीं, इसमें बहुत सारी एटियोलॉजीज हैं, ठीक है। इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरिकार्डाइटिस से डिफरेंट है, जैसा कि पेन जो है वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन पे, उसमें हम लीन फॉरवर्ड हो गए थे तो पेन कम हो गया था, लेट गए थे तो पेन ज़्यादा हो गया, इसमें ऐसे कोई सिचुएशन नहीं, ठीक है। दूसरा, इस केस में क्या होगा, हमारे पास एरिथमिया होगा, एरिथमिया आपको पता है रेगुलर हो जाएगी ब्लीड, ठीक है, एरिथमिया काज हो करेगा, ठीक है। और क्या होगा, हमारे पास जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है वो डैमेज होगा, कंडक्शन सिस्टम एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है, ये दोनों सिस्टम जो है हमारे पास डैमेज होंगे, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मीन कि जैसा सिम्टम होगा हम उस सिम्टम को रिलीव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उसको ड्रग देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, मीन्स कि उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे सिम्टम के लिए, सिम्टम को देखते हुए कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पेन है तो हम उसको पेन रिलीफर देंगे, अगर हमारे पास एरिथमिया है तो हम उसको एरिथमिया को क्योर करने के लिए देंगे, ठीक है। तो इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट होगी वो सिम्टोमेटिक होगी, क्योंकि अभी तक इसकी नॉन एटियोलॉजी नहीं है तो हम इसकी नॉन फिक्स जो ट्रीटमेंट है वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। मायोकार्डाइटिस जो है ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और ये कहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स की एज तक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है मायोकार्डाइटिस। 40 ईयर्स के एज के अराउंड जितने भी पेशेंट्स हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ मायोकार्डाइटिस होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इन्फ्लेमेटरी हार्ट डिसीज़ के बारे में।